पर मैक्सिको में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर 7.3 इसकी तीव्रता है। भूकंप से लोग डरे हुए हैं, घरों से बाहर निकल गए। तेज भूकंप के बाद सुनामी का भी अलर्ट अब जारी कर दिया गया। तस्वीरें आप देखिए वहां पर भूकंप के बाद वहां पर कैसे हालात हैं। लोग काफी डरे सहमे क्योंकि तीव्रता 7.3 की जो है ये ज्यादा है। ये कुछ दिन पहले वेनेजुएला में आपने देखा था जिस तरह से हालात बने थे और कई लोगों की जान चली गई भूकंप से। लेकिन अब मैक्सिको में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसके बाद लोग काफी डरे हुए हैं। नुकसान क्या हुआ इसका आकलन फिलहाल अभी किया जा रहा है, लेकिन कई इलाकों में अभी चेक किया जा रहा है कि आखिर कहीं इमारतों को नुकसान हुआ, जान माल का क्या नुकसान हुआ, इसकी भी जांच की जाएगी। देखिए आप हिलते हुए घर, वहाँ की मैक्सिको की तस्वीरें, ये सब कुछ बता रही हैं कि हाँ हालात अभी वहाँ बेहतर नहीं है। चाहे सड़कों पर चलने वाले लोग हों या फिर घरों में जो लोग थे वो सब लोग अब दहशत में हैं, डरे हुए हैं इन भूकंप के झटकों के बाद। दो ये तस्वीरें जब देखिए लोग बाहर आ गए मॉल से, दुकानों से, घरों से। एक तरफ वो तस्वीर और एक तरफ जब भूकंप के बाद धरती कांप रही है। जब हिचकोले लेते वो घर आपको दिखेंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितनी भयानक थी। मैक्सिको में भूकंप से जुड़ी ये दो तस्वीरें काफ़ी अहम है, जहाँ पर लोग बाहर निकल आए अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद अब आफ्टर शॉक का भी लोगों में काफ़ी डर है। देखना अहम होगा कि आगे अगर झटके आते हैं तो क्या कहीं कुछ जनहानि ना हो। लेकिन अभी जांच पूरी जारी है, आकलन किया जा रहा है कि आखिर इस भूकंप से मैक्सिको को और वहाँ के लोगों को कितना नुकसान हुआ है। मैक्सिको में भूकंप के झटकों के बाद वहाँ पर कैसे हालात है देखिए आप। वहाँ पर सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है। वेनेजुएला आपने देखा लगातार एक के बाद एक कई देशों में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, ये सिलसिला आगे बढ़ा। मैक्सिको में भी हालात ऐसे ही हैं। 7.3 जो भूकंप की तीव्रता है, ये बेहद तेज गति के झटके होते हैं। आखिर कौन सा वो लोकेशन था, फिलहाल इसकी जांच की जा रही। तीन ये तस्वीरें आप देखिए जब भूकंप से पूरी धरती जब कांप उठी, जब घरों से बाहर लोग निकल गए। लेकिन इन झटकों के बाद सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है। लगातार मैक्सिको में कई जगहों पर आफ्टर शॉक भी आ रहे हैं इस भूकंप के झटके के बाद। लेकिन लोगों में काफ़ी दहशत है, डर का माहौल है, क्योंकि 7.3 जो भूकंप की तीव्रता है ये कहीं ज़्यादा है। वेनेजुएला में आपने देखा था 7 से ऊपर जब भूकंप के झटके आए तो वहाँ पर कई लोगों की जान चली गई, कई इमारतें वहाँ पर गिर गई। तो ऐसे ही हालात मैक्सिको में भी बने हैं। अब आकलन इसका किया जा रहा है कि आखिर मैक्सिको में कितना नुकसान हुआ, कैसे हालात हैं अन्य इलाकों में। प्रशासन इस जांच में भी अभी जुटा हुआ है। लोग जब देखिए मॉल के बाहर आ गए, कई लोग जो है काफ़ी डर गए। अब आगे भूकंप के झटके कहीं और न महसूस हों, इस बात को लेकर भी लोगों में काफ़ी चिंता है। तेज भूकंप के झटकों से कांप उठी पूरी मैक्सिको की धरती। नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सावन, आस्था और करोड़ों शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा। लेकिन इस बार सिर्फ सुरक्षा नहीं, अनुशासन भी सबसे बड़ा मंत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कांवड़ियों से अपील की है, हुड़दंग नहीं, धैर्य रखिए, मर्यादा में रहिए। साफ ये भी कह दिया, अगर कोई असामाजिक तत्व यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत अलग कर दीजिए। साथ ही प्रशासन का बड़ा लक्ष्य है जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट। कांवड़ यात्रा के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस, हथियारों पर रोक, ऊंचाई तय और जुगाड़ वाहन बैन। और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी अब कड़ी नजर रखी जाएगी। देखिए आप। कांवड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कांवड़ यात्रा चल रही है। शामली की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर सिर्फ व्यवस्था की बात नहीं की, बल्कि करोड़ों शिव भक्तों से अनुशासन की अपील भी की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांवड़िए भगवान शिव के भक्त, भगवान राम के वंशज, इसलिए छोटी छोटी बातों पर विवाद या हुड़दंग से बचना चाहिए। अगर कोई असामाजिक तत्व यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करे तो उसे वहीं रोकना और अलग करना भी समाज की जिम्मेदारी है। मैं सभी कांवड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा
कि याद रखना हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी अनुशासनहीनता या हंगामा होता है तो विपक्ष ऐसे दृश्यों को मुद्दा बनाएगा और कांवड़ यात्रा को बाधित करने की कोशिश भी करेगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जीवन में धैर्य और अनुशासन सबसे बड़ी पूंजी है। आस्था का सम्मान तभी सार्थक है जब मर्यादा बनी रहे। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य, कोई अनुशासनहीनता होती है तो इस प्रकार के दृश्य, जितने भी विरोधी हैं ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कांवड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। पुलिस और प्रशासन ने साफ लक्ष्य तय किया है, 0 इंसिडेंट 0 एक्सीडेंट। यात्रा मार्ग से लेकर सोशल मीडिया तक हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। उपद्रवियों और अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। कांवड़ को लेकर कई गाइडलाइन भी जारी की गई। मसलन पैदल कांवड़ की ऊंचाई 6 फीट से ज्यादा नहीं होगी। झांकी कांवड़ की ऊंचाई 10 फीट निर्धारित की गई। भाले, त्रिशूल और तलवार के साथ यात्रा नहीं होगी। यात्रा में किसी भी तरह के हथियार पर रोक है। जुगाड़ वाहन पूरी तरह से बैन है। बिना साइलेंसर के बाइक पर रोक है। शराब पीकर चलने पर सख्त कार्रवाई होगी। वैध प्रमाण पत्र और पहचान पत्र रखना जरूरी है और ट्रेन की छत पर या लटक कर यात्रा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार का दावा है, कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई। रूट डायवर्जन, सीसीटीवी से निगरानी है, ड्रोन सर्वेलेंस, पुलिस की बैरिकेडिंग, मेडिकल कैंप लगाए हैं और कंट्रोल रूम के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सरकार का कहना है कि आस्था का सम्मान भी होगा और कानून का पालन भी। मैं कहूंगा, सरकार उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए और उनकी भक्ति को साकार करने के लिए हर प्रकार का सहयोग कर रही है। यही तो डबल इंजन सरकार है जो आस्था का सम्मान कर रही है। पुष्प वर्षा करती है। मैं स्वयं कांवड़ यात्रा के दौरान आता हूं पुष्प वर्षा करने के लिए। साथ इस बार संदेश सिर्फ श्रद्धा का नहीं बल्कि अनुशासन का भी है। सरकार चाहती है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की ये यात्रा भक्ति, व्यवस्था और शांति का उदाहरण बने। अब देखना होगा कि प्रशासन की सख्ती और मुख्यमंत्री की अपील जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की सुरक्षा पहले या फिर सियासत? कोलकाता एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में बनी 136 साल पुरानी मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद अब छिड़ चुका है। एयरपोर्ट प्रशासन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर मस्जिद तक पहुंच रोक चुका है और उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी है, लेकिन इसी फैसले के खिलाफ जुमे की नमाज पढ़ने का ऐलान कर दिया गया। अब सवाल यह है कि रनवे के बेहद करीब धार्मिक गतिविधि की इजाजत दी जाए या फिर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले। देखिए आप। 136 साल पुरानी मस्जिद एयरपोर्ट परिसर के अंदर रनवे के बेहद करीब, और अब यही मस्जिद पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी सियासी जंग का नया मैदान बन गई है। कोलकाता एयरपोर्ट प्रबंधन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मस्जिद में प्रवेश रोक दिया। नमाज पर भी फिलहाल रोक है और मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। लेकिन जैसे ही शिफ्टिंग की तैयारी शुरू हुई, विरोध भी तेज हो गया।
जमीयत उलेमाए हिंद के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने ऐलान कर दिया कि वो इसी मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ेंगे और उनके साथ हजारों की तादाद में लोग भी पहुंचेंगे। हमने बोला बंगाल के 1 करोड़ मुसलमान मस्जिद नमाज पढ़ने जाएंगे, ना मिছিল करेंगे, ना माइकिंग, ना कोई जुलूस, मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे हम। सिद्दीकुल्लाह चौधरी के इस ऐलान के बाद एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई। अतिरिक्त पुलिस बल, बैरिकेडिंग और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि एयरपोर्ट हाई सिक्योरिटी जोन है, इसलिए किसी भी तरह की भीड़ सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। इधर मामला अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने मस्जिद में नमाज रोकने के फैसले का विरोध किया और कहा कि 136 साल से जहां नमाज हो रही है उसे अचानक रोकना ठीक नहीं। लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है। कि 136 साल से वो बाकड़ा मस्जिद में नमाज पढ़ा जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी 2 दिन के लिए नमाज बंद किया था, लेकिन उसके बाद नमाज चालू नहीं हुआ। तो इसको लेके लोगों का आपत्ति है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उधर बीजेपी का आरोप है कि एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील इलाके में भी टीएमसी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मस्जिद अगर नहीं होकर कोई हनुमान जी के मंदिर भी होता तब भी उसको हटाया जाता, और भारतीय जनता पार्टी ये मंदिर मस्जिद का राजनीति का बाहर आकर बात करना चाहता है। सिर्फ सिद्दीकुल्लाह चौधरी और ऐसे जो बयानबाजी कर रहे हैं उसके लिए हम यही बोल रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में, पश्चिम बंगाल में बाबर का सरकार नहीं है। वोट बैंक के नाम पर भड़काऊ भाईजान गैंग एक बार फिर से काम पर। सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो जमीयत उलेमाए हिंद के नेता है और टीएमसी के बड़े नेता, कद्दावर नेता है, उन्होंने धमकी दी है कि वो उसी मस्जिद में नमाज अदा करेंगे जिस मस्जिद पर रेड फ्लैग खड़ा किया है सुरक्षा और सेफ्टी की दृष्टि से। वो मस्जिद जो एयरपोर्ट के भीतर है और जो रनवे के ऊपर स्थित है, उस मस्जिद की वजह से वर्षों से वहां पर सेकंड रनवे पर बड़े प्लेन लैंड नहीं हो पाते। सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरा है क्योंकि मस्जिद एयरपोर्ट के भीतर है, तो उसमें एंट्री के लिए स्पेशल प्रावधान करने पड़ते हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन का तर्क साफ है। रनवे के बेहद करीब इस इलाके में भीड़ जुटने से सुरक्षा और फ्लाइट ऑपरेशन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से प्रवेश पर रोक लगाई गई और मस्जिद को दूसरी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव तैयार है। असल में कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर 136 साल पुरानी बाकरा मस्जिद मौजूद है। इसी को लेकर विवाद है। एयरपोर्ट प्रबंधन सुरक्षा का हवाला देकर मस्जिद को शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी इसे मुद्दा बना रही है। एयरपोर्ट के अंदर रनवे के बेहद करीब बनी इस मस्जिद में फिलहाल नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई। साथ ही मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी भी है, लेकिन अब इस पर जोरदार सियासत छिड़ गई। जमीयत उलेमाए हिंद के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष और ममता सरकार में मंत्री रहे सिद्दीकुल्लाह चौधरी बाकरा मस्जिद में जुमे की नमाज पर अड़ गए। रनवे जहां एक पल की चूक भी कई जानों पर भारी पड़ सकती है, वहां सुरक्षा से समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती। धार्मिक आस्था अपनी जगह है, लेकिन जब सवाल सुरक्षा और लाखों यात्रियों की जान का हो तो अंतिम फैसला कानून और सुरक्षा एजेंसियों का ही होगा। अब इस विवाद में किसकी दलील भारी पड़ेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि रनवे के आसपास हर फैसला सुरक्षा एजेंसियों के आकलन और कानूनी दायरे में ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। धार की भोजशाला में जुमे की नमाज को लेकर आज पूरे दिन हाई वोल्टेज वहां पर ड्रामा देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने नमाज के लिए अलग जगह तय की, लेकिन मुस्लिम पक्ष उस व्यवस्था से सहमत नहीं हुआ। नतीजा ये रहा कि भोजशाला परिसर में नमाज नहीं हो सके। आखिर पूरा घटनाक्रम क्या रहा, क्या कुछ हुआ, देखिए आप। धार की भोजशाला आज फिर सुर्खियों में रही।
जुमे के दिन मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि उन्हें भोजशाला परिसर में कहीं नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। नमाजियों का जत्था परिसर तक पहुंचा भी, लेकिन प्रशासन ने परिसर के भीतर नमाज की अनुमति नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही भोजशाला में नमाज के मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष को झटका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया था कि भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। हिंदू पक्ष के वाग देवी मंदिर संबंधी दावे पर हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने जुमे के दिन नमाज की व्यवस्था की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को नमाज के लिए अलग स्थान तय करने का निर्देश दिया था। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का वक्त भी निर्धारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने आज भोजशाला परिसर से करीब 1 किलोमीटर दूर 40 पीर क्षेत्र में नमाज के लिए जगह चिन्हित की। प्रशासन का कहना है कि विवाद से बचने के लिए मुस्लिम पक्ष को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस व्यवस्था पर सहमत नहीं हुआ। प्रशासन के मुताबिक इसी वजह से तय वक्त पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकी। भोजशाला को लेकर 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए कि भोजशाला से सटे किसी खुले स्थान पर मुस्लिम पक्ष के लोगों को नमाज अदा कर सकें, इसकी व्यवस्था दी जाए। हालांकि 14 जुलाई की सुनवाई के बाद जो कोर्ट का आदेश है वो आज शुक्रवार यानी जुमे के दिन 17 तारीख को सुबह करीब 10:30 बजे के लगभग अपलोड हुआ वेबसाइट पर और पक्षकारों को मिला। इसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को बैठक के लिए जिला प्रशासन ने बुलाया और उस बैठक में हालांकि सहमति नहीं बन पाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार प्रशासन ने नमाज के लिए इसी स्थान को चिन्हित किया। प्रशासन का कहना है कि मुस्लिम पक्ष को यहीं नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उनकी मांग भोजशाला परिसर के भीतर नमाज की थी। दोनों पक्ष सहमत नहीं हो सके और इसी वजह से आज वहां जुमे की नमाज हुई ही नहीं। इसके संबंध में न्यायालय के आदेश का परीक्षण किया गया, रिपोर्ट ली गई, कहाँ कहाँ भूमि उपलब्ध है, दोनों पक्षों से चर्चा की गई और चर्चा के उपरांत जो स्थिति शांति व्यवस्था और माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में जो निर्णय लिया गया है उसके हिसाब से ग्राम मालीवाड़ा की भूमि सर्वे क्रमांक 664 नमाज के लिए उनको उपलब्ध कराई गई है। ये 40 पीर के पास में कहीं लगी हुई है, उसकी रिक्त भूमि उपलब्ध कराई गई। मुस्लिम पक्ष मीटिंग में उपस्थित था, उनको इस निर्णय से अवगत करा दिया गया। इससे उपयुक्त निकटतम भूमि थी वो हमने उनको उपलब्ध कराई है ताकि हम शांति व्यवस्था को भी कायम रख सके और माननीय न्यायालय के आदेश का भी सम्मान कर सके। प्रशासन का पक्ष आपने सुन लिया, अब मुस्लिम पक्ष की दलील भी सुनिए। उनका आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की गई और उन्हें भोजशाला परिसर में नमाज के अधिकार से वंचित करने की कोशिश हुई। हमारे द्वारा यह आपत्ति प्रस्तुत की है। हम लोग इसको कोर्ट में हमारे वकीलों से चर्चा कर फिर से इसमें सभी पिटिशनर, सभी इंटरवीनर शामिल होकर के इसको कोर्ट में इस ऑर्डर को फिर से चैलेंज करेंगे और कोर्ट के समक्ष हमारी बात रखेंगे कि ये चीजें मुस्लिम समाज के साथ गलत तरीके से की जा रही है, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, उनको आहत किया जा रहा है और बहुत सारी चीजें कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट की जा रही है। जो हमेशा से होता आया है वो इस बार भी हुआ, ये हमें बहुत खेद है। इस बीच हिंदू पक्ष ने भी साफ कहा कि भोजशाला परिसर में नमाज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि इससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। हिंदू पक्ष ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए परिसर में किसी भी तरह की नमाज की अनुमति न देने की मांग की। देखिए, इस आदेश में स्पष्ट है कि बसंत पंचमी का जो आदेश हुआ था वो भोजशाला परिसर में अन्य स्थान पर, दोनों का निकात अलग अलग, मतलब परिसर के निकट है ना। अब परिसर के निकट के अन्य स्थान पर मतलब परिसर नहीं, तो वही 100 मीटर के बाहर या 300 मीटर का जो परिसर है उस परिसर के बाहर कहीं भी नमाज हो तो उसका आदेश का पालन है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भोजशाला का विवाद थमता नहीं दिख रहा। प्रशासन अपनी कार्रवाई को कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे अपने अधिकारों का हनन मानता है। ऐसे में साफ है कि भोजशाला की लड़ाई अब अदालत से निकलकर अमल और व्याख्या की कसौटी पर पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंक के खिलाफ गुजरात एटीएस की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक और जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध नेटवर्क पर लगातार शिकंजा। पहले 8, अब 5 और संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, यानी कुल 13 लोग एटीएस की गिरफ्त में।
जांच एजेंसी का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों के तार पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क से भी जुड़े हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। आखिर इस कथित मॉड्यूल की साजिश क्या है, किन इलाकों में अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहे थे और एटीएस की जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है, देखिए। गुजरात एटीएस का ऑपरेशन, जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध नेटवर्क पर बड़ा प्रहार। एक साथ 5 और संदिग्ध गिरफ्तार, अब तक 13 आरोपी एटीएस की गिरफ्त में। गुजरात एटीएस ने एक बार फिर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध मॉड्यूल पर शिकंजा कस दिया है। एटीएस ने सिद्धपुर और आसपास के इलाकों से 5 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी का दावा है कि ये सभी पहले से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के संपर्क में थे और पाकिस्तान स्थित हैंडलरों से कथित कनेक्शन की जांच की जा रही है। सिद्धपुर और आसपास से 5 संदिग्ध गिरफ्तार, बिलाल आबिद शेरा, मोहम्मद अयूब काडीवाल, मोहम्मद शफी मुखी उर्फ शफी चापी, मोहम्मद हसन और मोहम्मद अयूब सुमासरा उर्फ मोहम्मद अली गिरफ्तार। 3 जुलाई को 8 संदिग्ध पहले ही पकड़े जा चुके थे। अब तक कुल 13 आरोपी गिरफ्तार। तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले। साथ साथ में टेरर फंडिंग के लिए इनके पास जो पैसा आया था उसमें से भी 1,30,000 की रिकवरी की गई। इन लोगों के डिटेल्ड इंट्रोगेशन में इनके फ़ोन के ऊपर से बहुत सारे पाकिस्तानी कनेक्शंस मिले। इन लोगों की जो टास्किंग की जा रही थी, गाड़ी परचेज करना, एक घर के आउटस्कर्ट्स में लेना, इन सब के बारे में भी जो तथ्य हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जानने को मिले कि आमीन शेरा का जब इंट्रोगेशन किया गया तो एक बड़ी चौंकाने वाली चीज़ सामने आई थी कि ये आमीन शेरा और इसके साथ का एक दूसरा ग्रुप है जिन्होंने मिलकर पिछले कुछ समय में कुछ ब्लास्ट की तैयारी की है। एटीएस का कहना है कि शुरुआती जांच में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल चैट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच जारी है। एजेंसी के मुताबिक शुरुआती इनपुट पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। हालांकि पूरे नेटवर्क की परतें अभी खुलनी बाकी है। 2 आरोपियों को मॉड्यूल का प्रमुख संचालक मानकर जांच की जा रही है। विशेष केमिकल और गन पाउडर जुटाने के आरोप भी लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुनसान इलाकों में छोटे विस्फोट कर परीक्षण करने का दावा। अदालत में टाइम बम बनाने की कोशिश का भी उल्लेख। बम बनाने की सामग्री और कथित तौर पर जैश से जुड़ा साहित्य बरामद होने का दावा। गुजरात पहले भी आतंकियों के निशाने पर रहा है। यही वजह है कि इस बार एटीएस किसी भी सुराग को हल्के में नहीं ले रही है। जांच का फोकस सिर्फ गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस मॉड्यूल के संपर्क देश के किन किन हिस्सों तक फैले थे और इसके पीछे बैठे हैंडलर कौन हैं। तो एटीएस लगातार ऐसे संदिग्ध लोगों पर शिकंजा कसने में लगा हुआ है जिनके नेटवर्क पाकिस्तान से हैं और जो देश में दहशत फैलाना चाहते हैं। फिलहाल आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।